वैसे यार सही में मुझे इतनी हंसी आती नहीं है, वीडियो में भी जो मैं हंस रहा होता हूँ वो 50 रुपए काटने वाली हंसी होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, लिटरली ऐसी हंसी मुझे लास्ट टाइम कब आई होगी वो मुझे भी नहीं पता, उसके ऊपर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में, जिसको कहा जा रहा है कि ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद से रॉ की व्यूअरशिप क्या बढ़ी है। तो अगर नंबर्स के ऊपर देखा जाए तो डेफिनेटली बढ़ी है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.765 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते ये 1.901 मिलियन व्यूअरशिप हो गई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रिपल एच के आने की वजह से बढ़ी है। देखो मैं आपको चीजें क्लियर करता हूँ। पहली बात तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन से शो था, सबको पता था कि बड़ा शो होता है, तो इसलिए जो है फैंस ने ज्यादा ट्यून किया होगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको और भी बता देता हूँ कि विंस के जाने से पहले ही ऑलमोस्ट जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो लिखा जा चुका था। तो ऐसा नहीं है कि ये शो जो है पूरे ट्रिपल एच के इन्फ्लुएंस पे था, ट्रिपल एच ने थोड़े बहुत ट्वीक्स किए थे, ये रिपोर्ट्स आई है, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पूरे ट्रिपल एच के कंट्रोल में ही था। तो शायद हमको आगे एपिसोड्स का वेट करना पड़ेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के। मैं तो कह रहा हूँ सीधा समर स्लैम ही देख लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा कि क्या है ट्रिपल एच के कंट्रोल में। तो लेकिन देखा जाए अगर ऐसे रिकॉर्ड्स में देखा जाएगा तो हाँ, ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद से मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप बढ़ी है। रोमन रेंस की बात करते हैं तो टुडे शो के ऊपर रोमन रेंस आए थे एंड यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट रीजन दिया अपने शेड्यूल को लाइट करने का डब्ल्यूडब्ल्यूई से। उन्होंने कहा कि देखो यार, मैं इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपने इतने हैक्टिक शेड्यूल में काम कर रहा था, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा था, और यही वो टाइम होता है जब तुमको अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखना होता है। रोमन रेंस से कुछ ऐसे कहना था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, मैं थोड़ा बहुत घर पे रहा हूं और मुझे अपना जो रिलेशन है अपने बच्चों के साथ में वो ऑलरेडी अलग फील होने लगा है। तो हाँ, मेरे ख्याल से ये बात तो भूल ही जाते हैं हम लोग कि ये सिर्फ सुपरस्टार्स नहीं है, इनकी भी फैमिली है। तो ये वाला पॉइंट दिमाग से उतर जाता है, मेरे बहुत बार उतर जाता है। बट हाँ, जब ऐसा सुनने को मिलता है तो फिर लगता है कि चल ठीक ही है यार, बंदे को चिल करने दो घर पे, मतलब क्या ही है, उसको एंटरटेनमेंट आ ही तो जाता है शो के ऊपर, थोड़ा लाइट शेड्यूल हो भी गया तो क्या है। बट हाँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे ख्याल से हर एक फैमिली मैन की तो प्रायोरिटी होती है, एंड डेफिनेटली रोमन रेंस वो सुपरस्टार हैं। विंस मैकमैन के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता चली है, जो कि वैसे भी शायद मैंने आपको कभी ना कभी तो बताई होगी, लेकिन अब विंस मैकमैन के जाने के बाद से अब ये और आई है। तो लोगों का मानना ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि विंस मैकमैन की मेमोरी शॉर्ट टर्म वाली थी बहुत। वो खुद क्या करते थे वो ये चीज बाद में भूल जाते थे, और जो हम रिपीटेड चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर देखते थे उसका रीजन यही था कि विंस मैकमैन को याद ही नहीं रहता था कि ये चीज वो पहले भी कर चुके हैं, और इस चीज का जब वो दोबारा करते थे तो हमको लगता था कि ये चीजें दोबारा घूम घूम के क्यों आनी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके पीछे एक्सप्लेनेशन दे दो कि अच्छा, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच तभी इतनी बार हो रहा है कि विंस मैकमैन को याद नहीं रहता। ये नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। वो छोटी छोटी चीजें जो कि शो को अच्छा है बुरा बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि आपको पता है हर बड़ी चीज इंपैक्टफुल होती है, बट वो छोटी छोटी चीजों से सपोर्ट मिलता है पूरे शो को। तो वो जो रिपीटेड चीजें थी वो इस वजह से थी कि विंस मैकमैन भूल जाते थे। एंड मतलब इसमें कुछ वो भी नहीं कह सकते भाई, एज हो गई है अब 77 ईयर्स में जाके हम कहाँ होंगे भी या नहीं होंगे इस दुनिया में, हमारा नहीं पता। और विंस मैकमैन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को चला रहे थे, तो स्टिल प्रॉप्स देने होंगे हमको विंस मैकमैन को। टाइटस ओनील जो कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, मतलब कि वो रेसलिंग करने कब आएंगे ये सवाल है। तो इसका खुद आंसर टाइटस ओनील ने दे दिया। उन्होंने कहा कि अभी देखो, मैं रिटायर तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई अभी के अभी प्लान भी नहीं है, बट हम रेसलिंग में आऊंगा जरूर। लेकिन फिलहाल मैं जो मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है ग्लोबल वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई का, उसमें मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं चिल हूँ। तो ये एक आंसर है। आप लोग पूछते हो ना कि भाई टाइटस ओनील अभी रिसेंटली जब वो रॉ पर आए थे उसके बाद से भी आप लोगों ने काफी पूछा था कि भाई उनका क्या सीन है। तो सीन आपको समझ में आ गया होगा, जब मूड होगा बंदे का आ जाएगा और वो आपको रेसलिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे, और सबको याद आ जाएगी ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल की, क्या नीचे फिसले थे टाइटस ओनील। इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग बड़ी अलग तरीके से थी। जब हमने शो की स्टार्टिंग में ही देखा कि ब्रॉल हो रही है, और ये केओटिक जो स्टार्ट है फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन इसके पीछे का जब आपको रीजन जा रहे होंगे ना कि ये क्यों हुआ था, तो आपको लगेगा कि वाह भाई, बड़ा सही खेल गए फैंस के साथ में। तो इसके पीछे रीजन ये था कि लोगन पॉल और मिज ने स्टार्टिंग ब्रॉल से की थी कि लोगन पॉल अगर आते इज्जत से एंट्री करते हुए तो क्राउड उनका हेवीली बू करता, और ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहते थे कि टेलीविजन के ऊपर हो। अब रॉ स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि लोगन पॉल अपनी एंट्री कर चुके थे, तो टीवी पर तो कभी पता ही नहीं चला कि उनको कैसा जो है क्राउड की तरफ से क्राउड ने उनको कैसे रिसीव किया। लेकिन वहां पर जो ऑडियंस ने इस बात को क्लियरली बताया था कि बहुत ज्यादा बूज का सामना करना पड़ा था लोगन पॉल को। अब आपको लग रहा होगा कि लोगन पॉल को बू क्यों नहीं मिलनी चाहिए। देखो, सिमिलर प्रॉब्लम है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली स्टोर लाइन में लोगन पॉल को रखना चाह रही है बेबी फेस और मिज को हील, तो फिर मामला चलेगा नहीं। जो हमने इतने सालों से सीन रोमन रेंस के साथ देखा था, वही यहाँ पे उसका जो है नजारा दिख रहा है कि जैसे रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई फेस वाला रिएक्शन दिलवाने में रहती थी, तो यहाँ पे भी उनको करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि स्टोरी लाइन ही इस तरीके से शुरू हुई है। तो ये रीजन था कि जो केओटिक स्टार्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वो मंडे नाइट रॉ का क्यों किया था। बडी मर्फी के बारे में बात करते हैं, बडी मैथ्यूज के बारे में बात करते हैं, और यही वो स्टोरी है जो जब मैंने इसको पढ़ा तो भाई मैं हंस हंस के पागल हो गया इसको। अब आपको याद ही होगा, अलेया, मैंने सॉरी कल वाली वीडियो में गलती से बोल दिया था, मिस्टीरियो की वाइफ
को बोल दिया था मैंने अलिया, लेकिन समझ गए होगे आप लोग, वो एक गलती से हुआ था। तो अलिया और मर्फी की हम लोगों ने रोमांटिक एंगल वाली स्टोरी लाइन देखी थी, जो कि ज़्यादा टाइम तक चली नहीं। और मैंने आपको ये भी बताया कि रिया रिप्ली इस समय डेट कर रही है बडी मर्फी को। तो अब क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे दोनों आमने सामने आ गए, दोनों भिड़ गए, तो बडी मर्फी, बडी मैथ्यूज का जो ट्वीट है ना भाई, वो हिला देने वाला, बहुत ज्यादा हिलेरियस है। उन्होंने ट्वीट किया, आई विल लेट देम फाइट फॉर माई कस्टडी इन अ लैडर मैच। अब अगर आपको इसका रेफरेंस समझ में आ रहा होगा तो आपको याद ही होगा, हमको एडी गुरेरो और रे मिस्टेरियो के बीच में डोमिनिक की कस्टडी के लिए मैच देखने को मिला था। तो अब यहाँ पे बडी मर्फी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी कस्टडी चाहिए, या तो मैं अलिया के पास जाऊंगा या फिर रिया रिप्ली के पास जाऊंगा, वो डिसाइड होगा इस तरीके से जब ये दोनों सुपरस्टार लैडर मैच में लड़ेंगे। मतलब लाइफ हो तो भैया बडी मर्फी के जैसी, अलिया भी और उधर से रिया रिप्ली भी। हालांकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, वो रिया रिप्ली को ही डेट कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मजाक में ट्वीट लिखा था। लेकिन जो सेंस ऑफ ह्यूमर लगाया इस ये ट्वीट करने में बडी मर्फी ने, वो डेफिनेटली कमाल का। आपका इसके ऊपर रिएक्शन क्या, मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ और रे मिस्टेरियो की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि उनकी 20th एनिवर्सरी हो चुकी है WWE के अंदर। इतने साल उनको रेसलिंग करते हुए हो चुके हैं, 20 साल तो WWE में हुए हैं, और बाकी लड़ते लड़ते और कितने साल हो गए हैं, 50 साल में अगर वो पहुंच जाएंगे तो आई थिंक उनका 34-35 साल का रेसलिंग के अंदर पूरा करियर हो जाएगा। तो मिस्टेरियो ने यहाँ पर ये कहा उनके रिटायरमेंट के बारे में कि देखो, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं रिटायर हो जाऊंगा, यानी कि अभी उनको कुछ साल और बाकी है। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 50 साल का हो तब मैं फिट महसूस कर रहा हूँ तो क्या मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यानी मिस्टेरियो का मूड नहीं है रिटायर होने का, वो चाहते हैं भी और ज्यादा रेसल करें। और मेरे ख्याल से अभी उनको जो घड़ा है ना मिस्टेरियो, अभी घड़ा कच्चा है, उसको पका के जाने की जरूरत है ताकि वो अच्छे से शेप ले ले और उसके बाद वो वैसे ही काम करे। ये एग्जांपल अच्छा था मेरा, मत कहता ना कि एग्जांपल बुरे देता है। तो मिस्टेरियो जो है अभी इतनी जल्दी कोई रिटायर होने का नहीं प्लान कर रहे। समर स्लैम की टिकट सेल्स में आपको बता देता हूं, तो आप लोग इस ट्वीट के अंदर ही देख सकते हो, 37,700 की कैपेसिटी है और 34,000 जो टिकट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई हैं, और 3,000 साढ़े 3,000 के आसपास जो टिकट्स हैं वो बाकी हैं। अब मुश्किल लग रहा है ये वाला जो शो है वो सोल्ड आउट होगा, क्योंकि या तो अचानक से कोई हमको ऐसे जंप देखने को मिले तो एक अलग बात है, कुछ WWE एंड मौके पर अनाउंस करे तो अलग बात है। बट हाँ, ये ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। अगर 1-2 हज़ार टिकट नहीं भी बिक रही है और सोचो 35-36 हज़ार लोग आए रहे हैं तो वो सोल्ड आउट जैसा ही हो जाएगा। तो खचाखच स्टेडियम रहने वाला समर स्लैम का वाइब बहुत खतरनाक होगी। अब मैं आपको आज की खतरनाक चीजें बताता हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि एक्चुअल में इंपैक्ट डालने वाली हैं आने वाले टाइम में। अब मैंने और आयुष ने मिलकर जो असली अखाड़ा पे एपिसोड किया था पॉडकास्ट का, उसके अंदर मैंने उस बात को जरूर मेंशन किया था। भाई मैंने कहा था हार्डकोर रेसलिंग फैंस को जाके सुनना, आई होप सुना होगा, नहीं सुना तो अब भी जाके डिस्क्रिप्शन से सुन लेना। हमने वहां पे इस चीज को डिस्कस किया था कि ये रिलेशनशिप कैसे होने वाली है ट्रिपल एच की टैलेंट्स के साथ में। जैसे विंस मैकमैन का तो बॉस वाला रुतबा था कि हाँ मैं बैठा हूं, तुमको मेरे लिए लाइन पे लगना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ट्रिपल एच ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। ट्रिपल एच ने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी प्रॉमिस किए टैलेंट से कि उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप होगा ना, वर्किंग रिलेशनशिप, वो ऐसा नहीं होने वाला, वो काफी फन वाला होने वाला कि दोनों ही इंजॉय करें, ट्रिपल एच भी और टैलेंट्स भी, क्योंकि टैलेंट रिलेशन के भी वो हेड हैं। तो ये एक ऐसी बात बोली ट्रिपल एच ने जो कि बहुत ज्यादा सुपरस्टार्स को, टैलेंट्स को कंफर्ट जोन में लाते हैं कि वो अपनी बात ट्रिपल एच के सामने पिच कर सके। और वैसे भी ट्रिपल एच काफी इजीली अप्रोचेबल हैं विंस मैकमैन से, अगर हम उससे कंपेयर करें तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है अगर मैं सुपरस्टार्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं। बाकी सुपरस्टार्स के पर्सपेक्टिव को हमने और उस पॉडकास्ट में डिस्कस किया, उसको जाके सुनना आप। और उससे बड़ी चीज ये पता चलती है कि समर स्लैम में जो हमको चेंजेस हैं वो ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद देखने को मिलेंगे, और वो कुछ बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं ऐसे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आए। हाँ, वो चेंजेस ऐसे नहीं होंगे जो कि जबरदस्ती के होंगे, अगर उन चेंजेस की नीड है तो फिर वो चेंज आपको देखने को मिलेगा समर स्लैम के अंदर। तो यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि समर स्लैम के अंदर अब तक जो चीजें प्लान हो रही थी विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग, शायद विंस मैकमैन के हटने से और ट्रिपल एच के आने से उसमें कुछ चेंज हो सकता है। और सबसे बड़ा मैच तो आपको पता ही है, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का है। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग होंगी। हो सकता है इस मैच की एंडिंग बहुत शॉकिंग हो जाए। थियरी का कैश इन भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, हमको लग रहा है कि थियरी पिट रहे हैं, क्या पता सक्सेसफुली कैश इन हो जाए उनका। तो एक्सपेक्टेशन इस मैच से आप कुछ अलग लेवल की लगा सकते हो ट्रिपल एच के आने के बाद में। इवन जो रेसल वोट्स अकाउंट है उनकी तरफ से ट्वीट आता है कि समर स्लैम के बाद अब जो है फुल कंट्रोल में आ जाएंगे ट्रिपल एच। तो वहां पर वो जो है क्रिएटिव स्प्लैश वाली टर्म का यहाँ पे यूज किया गया है। लेकिन ये भी एक चीज नोट की गई है कि ओनली इफ इट इज मेक सेंस, मतलब कि अगर चीजों का सेंस बनता है तो ही वो इसको करेंगे। हालांकि उनके अकॉर्डिंग जो चेंजेस ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। तो भैया समर स्लैम पे नजरें अच्छे से रखो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर मैच में, मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड टाइटल हैं दोनों, आगे लैंडस्केप क्या होगा वो इसी पे डिसाइड होगा। तो इसके ऊपर ही तो ट्रिपल एच का डिसीजन होने वाला है ना बहुत बड़ा। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं ट्रिपल एच, और यहाँ से पता चलता है उनका जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है। आई होप वो कुछ अच्छा ही करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके पहले डिसीजन के ऊपर उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल जाए। तो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं। और रोमन रेंस अपने कैरेक्टर के अंदर तो बहुत बोलते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में, उनके बारे में सारी नेगेटिव चीजें, लेकिन जब बंदा कैरेक्टर के अंदर बोलता है तो देखो उसके वक्त और जज्बात कैसे बदलते हैं। रोमन रेंस ने कहा अपने इंटरव्यू के अंदर
कि मैं होप करता हूँ ये ब्रॉक लेसनर के साथ मेरा आखिरी मैच हो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग में आना जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने ये कहा कि ब्रॉक लेसनर जो अपने लेजिटिमेट बैकग्राउंड से आता है, यानी कि वो उनके यूएफसी बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, उसकी वजह से कैसे वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने WWE को बहुत टाइम से डोमिनेट किया हुआ है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई है कि रोमन रेंस आया है और उसने सारी चीज़ों को कंट्रोल में ले लिया है। इट इज गोइंग टू बी ग्रेट। इस तरीके से रोमन रेंस अपने समर स्लैम के लास्ट मैन स्टैंडिंग, लास्ट टाइम एवर, लास्ट मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए उसको हाइप कर रहे हैं। तो मस्त बात है रोमन रेंस की तरफ से। वैसे कैरेक्टर में रह के तो वो अलग ही बोलते हैं, लेकिन जब वो कैरेक्टर थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि यस, ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग में होना, रोमन रेंस की भी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है उससे। बाकी आज की वीडियो ये तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।